हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रिंकी मिश्रा एंड आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट कहा जाए तो आपके साइंस का या हम कह सकते हैं केमिस्ट्री का एक बैकबोन की तरह यूज़ होता है। बिकॉज़ नाइन्थ के बाद जैसे जैसे आप फर्दर क्लासेस में जाते हो, हर क्लासेस में हर चैप्टर में आपको मेनली इन केमिस्ट्री आपको ये मोल कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई बच्चों को लगता है कि यार मोल कॉन्सेप्ट है, बड़ा टफ है, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है मोल कॉन्सेप्ट और वो फिर रट्टे लगा लेते हैं। और रट्टा क्या होता है कि बहुत टेम्प्रेरी होता है और कुछ टाइम के बाद आपको वो भूल जाता है। तो इसीलिए आपको परमानेंटली दिमाग में फिक्स करने के लिए मैंने इसको बहुत ही इजी तरीके में यहाँ पे समझाऊंगी। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना है। नोट्स बना सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दी कि मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल क्यों होता है। मोल कॉन्सेप्ट नेम में ही आपको पता लगता है मोल। ठीक है, यहाँ पर हम यूनिट को डिटरमाइन करेंगे, यूनिट निकालेंगे। जब हम एटम या एलिमेंट के मास को कैलकुलेट करते हैं तो उनके साथ क्या यूनिट लगाएंगे, क्या हमारे एटम का मास होता है, उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए, एटम कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि उसको हम वेइंग मशीन पे रखें और उसका मास कैलकुलेट कर लें और वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत ही स्मॉल चीज़ होती है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होती है। हमें पता है एटम इतना स्मॉल होता है कि उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और जितनी भी मैटर आपके आसपास है, चाहे वो आप खुद हो, चाहे आपका पेन है, पेंसिल है, आप अभी नोटबुक लेके बैठे हो, टेबल बैठे हो, बेड पे बैठे हो, जहाँ भी हर चीज़ जो है वो एटम से बना हुआ है। ठीक है, तो देखो मैं बहुत इसी तरीके से यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं ऐसा क्या कहते हैं, इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे सामने 9th क्लास 10th क्लास के बच्चे बैठे हैं जो कि बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि एटम के अंदर 3 चीज़ें हमें बेसिकली देखने को मिलती है। वो होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, एटम के अंदर आपको पता होगा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली एंड न्यूट्रॉन नेगेटिवली न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, अब ये दोनों तो बीच में होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों तरफ रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज है। अब यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देख सकते हो आप लोग। बोथ हैव अप्रॉक्स सेम मास। दोनों का जो मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम माना जाता है। और इलेक्ट्रॉन का मास एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट मतलब एटम का जो वेट होता है, टोटली वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम किसी भी एटम को ले लेंगे, किसी भी एलिमेंट को ले लेंगे। ठीक है, तो अब किसी भी एलिमेंट को लेने के लिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो। लेकिन सबसे पहले जब यहाँ पे हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आप बुक्स वगैरह में देखोगे कार्बन का एग्जाम्पल लिया गया है, वो भी कार्बन C12 का। ठीक है, तो जिसका एटॉमिक मास 12 हो, एटॉमिक नंबर 6 हो, हमने इसको लिया। अब यहाँ पे देखिए, जब कार्बन C12 होता है, इसमें प्रोटॉन भी 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एटॉमिक मास होगा हमारे एटम का वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन पे 6 है, न्यूट्रॉन पे 6 है, दोनों का मास ऐड किया 12 आ गया। ठीक है, दोनों की नंबर्स को ऐड किया 12 आ गया। बट हमको पता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट मैनुअली हमें पॉसिबल नहीं है कि हम वन एटम के वेट को मेजर कर सके। ठीक है, सो बाय द हेल्प ऑफ, अच्छा तो यहाँ पे अब मैनुअली पॉसिबल नहीं है, तो हमारा जो केमिस्ट्री है वो इतना ज़्यादा वाइड है कि उस पर हमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, आगे जब आप फर्दर स्टडीज़ करोगे, ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे, आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम का एक चैप्टर मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से हम छोटे छोटे एटम्स के मास को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हम वहाँ पर ये चीज़ जानेंगे। ठीक है, फिलहाल हमको ये पता करना है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से हमने क्या किया, कार्बन का जो है वो मास कैलकुलेट कर लिया। तो कार्बन का मास जो आया वो इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 के बराबर आया। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है, वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें आप लिख भी सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए
अब आगे हम चलते हैं कि मैंने आपको बताया जैसे कि जो हमारा ये मास आया है कार्बन का वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, EPN इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इज इक्वल टू 1.99 × 10⁻23। ठीक है। अब कार्बन की जब हम बात करते हैं तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो तीनों का सम हमने लिख दिया इज इक्वल टू दिस। ठीक है। अब 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे कर रहे हैं नेग्लेक्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है। तो इन दोनों के मास को ऐड किया गया तो वो आ गया 1.99 × 10⁻⁻23। अब ये दोनों को हम एग्रीगेट करके हम लिख सकते हैं 12 पार्टिकल्स, बिकॉज ये क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली सेम मास के हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया 12 पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है। अब 12 पार्टिकल का मास अगर इतना है तो 1 पार्टिकल कितना हो जाएगा, बेसिक मैथ्स सबको आता है मुझे पता है, 12 से इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1.6605 × 10⁻24 ग्राम। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपके एक पार्टिकल का मास। अब देखिए जब आपके एक पार्टिकल का मास आया तो आप किसी भी एटम के मास को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस नंबर को उसके मास नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। उसका जो भी कोई भी एलिमेंट है उसका जो भी मास नंबर होगा, कोई भी जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया 14 होता है, तो 14 को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वेट निकल जाएगा। फिर आप ऑक्सीजन हो गया 16 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसका वेट निकल। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये एक पार्टिकल का मास आ गया है तो इसको हम किसी भी एलिमेंट के मास नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका मास निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा देखो, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि हमारा जो ये वैल्यू आई है ये किसके इक्वल थी, 1.99 × 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 12, इसके इक्वल आई थी। अब ये बच्चों हमारा क्या था, 1.99 × 10⁻⁻23 आपका C12 ये था आपका। ठीक है। इसी का मास आया था, हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैलकुलेट करके बताया था। ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया 12, तो ये हमारा क्या है, 1/12 पार्ट ऑफ 12C6 कार्बन, मतलब जो 12 कार्बन है, कार्बन 12 है उसका 1/12 पार्ट आ गया हमारा ये। ठीक है। तो अब ये कार्बन से आ गया है एक पार्टिकल का, तो हम बाकी का हम आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिया। आप देख सकते हो कि 1 एटम का जो मास हमने कैलकुलेट किया था वो इतना कैलकुलेट किया था। उसके बाद एक प्रोटॉन हो गया या एक न्यूट्रॉन कह लो या एक पार्टिकल कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो, उसका जो मास हमने कैलकुलेट किया इसको 12 से डिवाइड करके, जो कि हमारा आ गया था अराउंड इतना। ठीक है। 1.6605 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 1 AMU। अब बुक्स वगैरह में देखोगे ना तो 1 AMU करके लिखा है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। 1 AMU या 1 U भी लिखा जा सकता है, यूनिफाइड मास। ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी देख सकते हो, कई बुक्स में AMU लिखा है, कई बुक में U लिखा है, तो फिर कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब यहाँ पर सेम ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, लिखा है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नाउ विल कैलकुलेट द मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सबसे पहली चीज़ जो अगर आपको जो भी मैंने अभी पढ़ाया है अगर क्लियरली समझ में आ गया है तो आप इसको देखिए, अदरवाइज वीडियो को बैक करिए और दोबारा से एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद आप यहाँ पर आइए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट के मास को लगेंगे कैलकुलेट करने। ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम एक पार्टिकल का मास कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी जो इतना है, तो हम किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में से किसी भी एलिमेंट को उठा लो और उसके मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि कई जगह पे मल्टीप्लाई ना करके 1 AMU लिख दिया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये 1 AMU के इक्वल होता है। ठीक है। तो देखिए ज़रा, अब मैंने यहाँ पे लिया नाइट्रोजन 7 मास नंबर 14 होता है 7। बच्चों एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये एलिमेंट्स हैं, एटलीस्ट आप 30 to 35 एलिमेंट्स के मास नंबर और एटॉमिक नंबर आप मेमोराइज कर लीजिए। अच्छा, उसका भी ट्रिक मैं आपको फर्दर वीडियोस में दिखाऊंगी कैसे आप इजीली मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर को याद कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन का, मैंने लिखा प्रोटॉन 7 होंगे, न्यूट्रॉन 7 होंगे, इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, जैसे हमने कार्बन के केस में किया था। ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा जाता है मेनली, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 7 + 7 14। ठीक है। 14 AMU मैंने 16605 × 10⁻⁻24 को इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, और या तो हम 14 AMU भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वैसे ही मैंने ऑक्सीजन का कैलकुलेट किया बच्चों, ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन 16 होता है। ठीक है।
तो 16 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8 और यहाँ पे 16 AMU मतलब 16 इंटू दिस वैल्यू। हाइड्रोजन का देखो बच्चों, अब हाइड्रोजन में आप कंफ्यूज होंगे कि मैम यहाँ पर तो मास नंबर 1 है तो प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन कितना। देखो प्रोटॉन हमेशा 1 होता है, न्यूट्रॉन यहाँ इस केस में 0 होता है। तो यहाँ पर भी इसका आपका जो आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 AMU दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻12 24 दैट इज इक्वल टू यही जो एज इट इज़ वैल्यू है वही हो जाएगी हाइड्रोजन की। सोडियम की 23 होती है, 23 का मतलब प्रोटॉन 11 होते हैं, न्यूट्रॉन 12 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं। तो यहाँ पे 23 AMU मतलब आप किसी भी एलिमेंट का, मैंने आपको यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल दे दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी एलिमेंट का ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सो सम ऑफ द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर यू हैव टू मेमोराइज। कुछ एटॉमिक नंबर मास नंबर आपको मेमोराइज करना है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों, आप देख सकते हो। हाइड्रोजन हो गया 1 AMU, हीलियम हो गया 4 AMU। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स के लिख रखे हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सारी चीज़ें लिखी हुई है। आप इसको वीडियो को पॉज करके या तो इसके नोट्स बना सकते हो या तो एक बार इसको देख लो। ठीक है, या तो आप खुद भी बना सकते हो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है। तो रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है रट्टाफिकेशन करने की। ठीक है, अब आते हैं नाउ कम टू द, अच्छा अब हम यहाँ बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये तो हमारे एटम्स के बारे में थे कि एटम के मास हम कैलकुलेट कर लिए। अब हमें मॉलिक्यूल्स के मास अगर कैलकुलेट करने हैं बच्चों तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल क्या है, जितने यहाँ पे जितने एटम से वो बना हुआ है बस उतने ही नंबर ऐड कर देने हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को H2 कहा जाता है। ठीक है, तो H सिंगल बॉन्ड H होता है, तो 1 + 1, एक का होता है 1 दूसरे का 1 2 AMU। नाइट्रोजन का होगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इससे आप 3 बार मत कर दीजिएगा कि 3 बार ऐड कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड दिखा रहा है, ये नहीं कि 3 बार ऐड करना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का 14 मतलब 28 N2O2 हो गया। अगर ये O2 की जगह O3 होता तो आप 16 + 16 + 16 करते हैं, मतलब इस नंबर को देखना है O के नीचे कितना है, N के नीचे कितना है। ठीक है, एक का 16 होता है तो 2 का 16 + 16 32 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देख ले, सो ऑल दीज H2 N2O2 आर एलिमेंटल मॉलिक्यूल बिकॉज मेड अप ऑफ सेम एटम्स। तो इनको हम एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स कहेंगे। एलिमेंटल मॉलिक्यूल का मतलब है सेम एटम से बना। अब सेम एटम का मतलब क्या, सेम एटम का मतलब जैसे हाइड्रोजन H2 2 हाइड्रोजन से, ठीक है, ऑक्सीजन O2 2 ऑक्सीजन से। तो आप बोलोगे मैम क्या अलग भी होता है? ऑब्वियसली अलग होता है बच्चों। अब नीचे आप देखोगे कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, जैसे CH4, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इनको कंपाउंड कहा जाता है। यहाँ है नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो ये सारे ये हो गया आपका मीथेन, अमोनिया, वाटर, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज, सुक्रोज, एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है वो कंपाउंड के होते हैं। अब इस चीज़ से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारे कंपाउंड है उनके मास को। ठीक है, तो सेम हमें मेथड यूज़ करना है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 14 होता है। ठीक है, 14 लिखा प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, 14 + 3 हाइड्रोजन है तो 3, एंड मास जो होता है वो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 × 1 14 + 3 17, और लास्ट में हम लिख देंगे AMU। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। वैसे ही हम सारे जो कंपाउंड है उनका मास भी कैलकुलेट करेंगे। फिर आता है हमारा H2O। ठीक है, H2O में 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन मतलब एक का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 + 16 18 AMU। फिर सेम चीज़ हम करेंगे ग्लूकोज के साथ, C6H12O6, कार्बन 6 हैं, एक कार्बन का होता है 12, तो एक कार्बन का 12 तो 6 का होगा, 6 × 12। ठीक है, बेसिक मैथ्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है, प्लस 12 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसको ध्यान दीजिएगा। 12 × 1 प्लस 6 × 16, तो यहाँ पर 12 × 6 72 होता है, 12 × 1 12 एंड 16 × 6 96। सारी चीज़ों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 180, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, दिस विल बी इक्वल टू 180 AMU। ठीक है, सो ये सारे यही हम जो आज का ये टॉपिक था यहीं पर एंड होता है स्टूडेंट्स। तो आप आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जैसे मैंने सारे मेथड का इस्तेमाल किया है, इसी मेथड के इस्तेमाल से आप सारे एलिमेंट का, कंपाउंड का और मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो निकाल सकते हैं।
थैंक यू।